नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी इंटरसेक्ट सर्कम सर्कल एट डी ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली, है ना। समझिए जरा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है ना, तो हर एक ट्राइंगल का एक सर्कम सर्कल होता है। पहले तो ये समझिए, इस तरीके से अगर कोई ट्राइंगल है आपके पास, ठीक, तो हर एक सर्कल का एक सर्कम सर्कल होगा। मतलब ये इस तरीके से एक सर्कल होगा जो इसकी वर्टेक्स से पास कर रहा होगा। ट्राइंगल ए बी सी के वर्टेक्स से इस तरीके से पास कर रहा होगा, ए से बी से सी से। तो आइए डायग्राम बनाते हैं, ठीक। एक तो ये बात, दो तीन बातें इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। सर्कम सर्कल मैंने आपको दिखाया, नंबर 1। नंबर 2, आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी ट्राइंगल के जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, है ना, मान लीजिए आपके पास कोई ट्राइंगल है इस तरीके से, ठीक, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक। तो ट्राइंगल के जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं वो हमेशा एक पॉइंट से पास करते हैं, उसको हम इन सेंटर बोलते हैं। आप आगे चल के हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप ये समझिए कि अगर ट्राइंगल एबीसी हमारे पास, एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर ये इस तरीके से, ठीक, एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये इस तरीके से जा रहा है एंगल ए का बाइसेक्टर, तो एंगल ए को 2 इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से एंगल बी का जो एंगल बाइसेक्टर है, ठीक, ये वाला जो एंगल है और आपका ये वाला जो एंगल है आपस में इक्वल होगा। इसी तरीके से एंगल सी का जो एंगल बाइसेक्टर है ये इस तरीके से, ठीक है ना, ये सी का बाइसेक्टर है। तो ये तीनों एक पॉइंट से ही पास करेंगे। इस पॉइंट को हम बोलेंगे इन सेंटर, आई से इसको हम दिखाते हैं, ठीक है ना। ये बात हो गई। और क्या पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए? इस क्वेश्चन को के लिए आपको एक बात और पता होनी चाहिए, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल मतलब समझिए, देखिए, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपने सर्कल वाले चैप्टर में 9th क्लास में आपने पढ़ी होगी। ये देखिए, हमारे पास ऐसे करके कोई सर्कल है और हमने यहाँ एक कॉर्ड बनाई, तो एक सेगमेंट आपको ऊपर दिखाई पड़ रहा है, ये वाला सेगमेंट, ठीक, और एक आपको यहाँ पे दिखाई पड़ा है ये वाला सेगमेंट, ठीक है। तो एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल मतलब अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले रहे हैं एम और यहाँ पे कोई पॉइंट ले रहे हैं एन, है ना, ये वाले सेगमेंट की तरफ, तो ये जो आपके पास कॉर्ड है ए बी, ठीक है, तो इस सेगमेंट में जो एंगल बनेगा वो इक्वल होगा इस तरीके से, ए को एम से बी को एम से, तो ये वाला जो एंगल है, ठीक, और इसी तरीके से बी को एन से और ए को एन से अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये वाला जो एंगल है, ठीक, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, इतनी बातें हमें पता होनी चाहिए। अब आइए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन में हमसे कह रहा है बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एबीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी इंटरसेक्ट्स इट्स सर्कम सर्कल एट डी ई एफ रेस्पेक्टिवली। मतलब समझिए, एक ट्राइंगल एबीसी है, उसका एक सर्कम सर्कल है। तो ये देखिए, ये हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक, ए करेक्ट, यहां बी और यहां सी। तो ट्राइंगल ए बी सी है हमारे पास इस तरीके से, ओके, ये ट्राइंगल ए बी सी है, करेक्ट। अब सुनिए, कह रहा बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। समझिए, एंगल ए का बाइसेक्टर बनाइए, तो एंगल ए का बाइसेक्टर कुछ इस तरीके से जा रहा है आपका, ये देखिए, एंगल ए का बाइसेक्टर कुछ इस तरीके से जा रहा है, ये ऐसे, ठीक। तो एंगल ए का बाइसेक्टर जो है वो सर्कल को कहां पे इंटरसेक्ट करता है? पॉइंट डी पे, ठीक, ये वाला पॉइंट आपका डी है। तो एडी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। मतलब समझिएगा जरा, इतना एंगल हाफ ऑफ एंगल ए हो जाएगा और इतना एंगल भी हाफ ऑफ एंगल ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, ठीक। ये एंगल भी हाफ ऑफ ए और ये एंगल भी आपका हाफ ऑफ ए के इक्वल, ठीक। अब आइए निशान लगा ही देते हैं हम लोग, ये हाफ ऑफ ए और ये हाफ ऑफ ए, करेक्ट। अब आइए, इसके बाद एंगल बी का जो बाइसेक्टर है वो इस तरीके से जाएगा, करेक्ट। मतलब आपका ये वाला एंगल हाफ ऑफ बी और ये वाला एंगल भी आपका हाफ ऑफ बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो एंगल बी का जो बाइसेक्टर है वो सर्कल को पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट करता है। कहां पे? पॉइंट ई पे। तो ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट ई है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो उसने हमसे बोला है, यस, जो थर्ड है हमारे पास एंगल सी का बाइसेक्टर जो है, ठीक, एंगल सी का बाइसेक्टर कुछ इस तरीके से जा रहा है, ये ऐसे, ठीक।
तो एंगल सी का बाइसेक्टर मतलब आपका ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये आपस में इक्वल होंगे, मींस हाफ ऑफ सी एंड हाफ ऑफ सी। और एंगल सी का जो बाइसेक्टर है वो सर्कल को पॉइंट एफ पे मीट करता है। ये तो हो गया आपका डायग्राम। अब उसने हमसे क्या बोला है, उसने कहा प्रूव दैट द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल डीईएफ, है ना। तो ट्राइंगल डीईएफ बनाइए सबसे पहले। ये देखिए डीईएफ कैसे बनेगा, डी को ई से ज्वाइन करिए, ई को एफ से और एफ को डी से। दिखाई पड़ा येलो कलर का आपका ट्राइंगल डीईएफ। ये देखिए ये जो ट्राइंगल है इसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये जो ट्राइंगल है इसके जो एंगल्स हैं, अब इसके एंगल कौन कौन से, इसके एंगल आपका एक एंगल डी है, दूसरा एंगल आपका ई है और नेक्स्ट एंगल आपका एफ है। तो एंगल डी, एंगल ई और एंगल एफ की वैल्यू हमें निकालनी है किसके टर्म्स में, ए बी और सी के टर्म्स में। और वैल्यूज क्या आनी चाहिए, 90 माइनस हाफ ऑफ ए, 90 माइनस हाफ ऑफ बी और 90 माइनस हाफ ऑफ सी, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं किसकी वैल्यू 90 माइनस, मतलब एंगल डी, एंगल ई और एंगल एफ में से कौन से एंगल की वैल्यू 90 माइनस हाफ ऑफ ए आती है, कौन से एंगल की वैल्यू आपकी 90 माइनस हाफ ऑफ बी आती है और कौन से एंगल की वैल्यू आपकी 90 माइनस हाफ ऑफ सी आती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, समझिए जरा ध्यान से। देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले इसके लिए आपको ऐसा सोचना है, सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल डी के बारे में। तो अगर इतने पोर्शन को हम एंगल 1 अज्यूम कर लें और इतने पोर्शन को हम एंगल 2 अगर अज्यूम कर लें, ठीक। तो आप देखिए हमें पता है एंगल 1 + 2 मिलकर एंगल डी बनाएगा। तो एंगल 1 की वैल्यू और एंगल 2 की वैल्यू आप एबीसी के टर्म्स में निकालिए और एंगल 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। तो 1 + 2 की जगह हम लोग डी लिखेंगे और सामने एबीसी के टर्म्स में कुछ ना कुछ आ जाएगा। रुक जाइए अभी बताता हूं आराम से तसल्ली से। सबसे पहले आप ये देखिए, ध्यान से समझिएगा। देखिए इन ट्राइंगल एबीसी, अगर हम ये वाले ट्राइंगल में, एबीसी ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो एक बात का और ध्यान रखिएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम 180 होगा। चेक कर लो भाई ट्राइंगल एबीसी में, ध्यान से मैं यहां लिख देता हूं नेक्स्ट पेज पे, यहां पे देखिए इन ट्राइंगल एबीसी दिख रहा है ना, ये वाले ट्राइंगल में अगर हम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करें तो 180 आएगा, ठीक। एंगल ए को मैं ऐसे ही दिखा दे रहा हूं अभी। ये देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180, ठीक। अब इस इक्वेशन से हम चाहें तो हम बी प्लस सी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, मैं निकाल के दिखाऊंगा, रुक जाइए बस इसको भी छोड़ दीजिए इसे, इधर आइए। देखिए अब वापस आते हैं हम लोग, ठीक। हमने क्या बोला आपसे कि 1 और 2, ये 1 + 2 मिलकर एंगल डी बना रहा है, ठीक। एंगल 1 + एंगल 2 डी बना रहा है। अब देखो 1 को कौन से सेगमेंट में आ रहा है, ध्यान से चेक करिए। अगर हम इस तरीके से इसको देखें जरा, एफ से ए को ज्वाइन किया तो इसको हमने यहां कॉपी किया, एक एक करके मैं आपको आराम से दिखाता हूं। देखिए जरा ध्यान से, पिंक कलर से देखिएगा। ये देखिए एफ ए और ये देखिए एंगल 1 जो है आपका, ये देखिए एफ ए ने एक एंगल यहां बनाया और एफ ए ने एक एंगल यहां बनाया। तो ये इस तरीके से देखिए, सबको दिखाई पड़ा, जल्दी से बताइए। ये वाला जो एंगल है इतना, ये वाला इतना, मतलब ये वाला जो कि हाफ ऑफ कितना है, हाफ ऑफ सी, अभी बताया था हाफ ऑफ सी था। ये हाफ ऑफ सी और हाफ ऑफ सी था, है ना। ये आपका हाफ ऑफ सी और हाफ ऑफ सी था, याद है। अब आइए देखिए, तो इतना जो एंगल है आपका, इतना जो एंगल है ये है एंगल हाफ ऑफ सी, एंगल हाफ ऑफ सी, हाफ ऑफ एंगल सी, ठीक। अब सुनो भाई, ये जो एंगल बन रहा है हाफ ऑफ सी और जो एंगल 1 बन रहा है, एंगल इन द सेम सेगमेंट है, चेक करिए। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो एंगल 1 की जो वैल्यू होगी वो हाफ ऑफ एंगल सी के इक्वल होगी। यहां पे लिखिए ना, एंगल 1 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल सी, ठीक। ये हो गया। अब इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो एंगल 2 को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है, देखिए इसको हमने फिर से कॉपी किया, यहां पर ही। अब देखिए फिर से पिंक कलर से देखिए, अगर हम अगर हम ए को ई से ज्वाइन करें तो एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, तो एक तो ये एंगल मिलेगा एंगल 2, ठीक, और आपको मिलेगा एक ये वाला एंगल। ये देखिए एक तो आपको ये वाला एंगल मिलेगा एंगल 2 और एक आपको ये वाला मिलेगा। देख लीजिए एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपके इक्वल होंगे। इसका नाम है एंगल 2 और इतना हो जाएगा हाफ ऑफ, भाई ये पूरा बी था आपका तो हाफ ऑफ बी के इक्वल हो जाएगा। इतना हो जाएगा आपका क्या, हाफ ऑफ एंगल बी। तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल बी। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ओके, कौन सी थ्योरम से, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो देख लीजिए एंगल 2 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल बी, एंगल 2 इज इक्वल्स टू
हाफ ऑफ एंगल बी। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 और ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। उठा के ऐड कर दीजिए। कैसे ऐड करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। तो अगर आप देखोगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हाफ ऑफ सी प्लस हाफ ऑफ बी, है ना। तो हाफ ऑफ एंगल सी प्लस हाफ ऑफ एंगल बी, हाफ ऑफ एंगल बी, ये आ गया भाई हाफ ऑफ एंगल बी, सॉरी हाफ ऑफ एंगल सी प्लस हाफ ऑफ एंगल बी। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसका एलसीएम अगर हम लोग लेंगे यहाँ पर देखिए 2 और 2 का एलसीएम 2, तो ऊपर तो आपका एंगल सी प्लस एंगल बी ही तो बचेगा। बहुत आराम से देख लीजिए भाई। भाई आप हाफ ऑफ सी और हाफ ऑफ बी को ऐड करोगे तो बी प्लस सी बाई 2 ही तो आएगा। एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 ही तो आएगा। चेक कर लीजिए, इसमें कोई डाउट है बताइए भाई। अगर आप ऐसे ऐड करते एक्स बाई 2 प्लस वाई बाई 2 को आप क्या लिख सकते हो बताओ? एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 आप लिख सकते हो। तो यही तो है, एंगल सी बाई 2 लिखा है और ये एंगल बी बाई 2 लिखा है, तो एंगल बी प्लस सी बाई 2 ही तो लिख सकते हो आप इसको। और लेफ्ट हैंड साइड एंगल 1 प्लस 2 कितना हो गया? डायग्राम में देखिए जाके, एंगल 1 प्लस 2 की जगह आप एंगल डी लिख सकते हो। चेक कर लो भाई, एंगल डी लिख सकते हो आप एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह हमने एंगल डी लिख दिया, सही है। अब आप एंगल बी प्लस सी बाई 2 की जगह क्या लिख सकते हो? यहां से आइए, एंगल बी प्लस सी की वैल्यू निकालिए जरा। एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू निकालोगे तो ये वन आपका जाएगा राइट हैंड साइड में, तो 180 माइनस भाई ये प्लस ए है, उधर जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा, माइनस एंगल ए हो जाएगा, ठीक, नेगेटिव। अब बी प्लस सी बाई 2 हमें निकालना है, ठीक। या आप एक काम करें, आप बी प्लस सी की वैल्यू रख दीजिए या बी प्लस सी बाई 2 डायरेक्ट निकाल लीजिए। इसके लिए आप बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए। यहां पे देखिए हमें एंगल बी प्लस सी बाई 2 एक के टर्म्स में लेके आना है। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा कुछ दिखाई पड़ रहा है, भी देखते हैं, इधर आइए। तो हमने क्या किया, देखिए किसी भी इक्वेशन में अगर आप बोथ साइड 2 से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड भी 2 से डिवाइड किया और राइट हैंड साइड भी 2 से डिवाइड किया। इस इक्वेशन में हमने बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। अब यहां से अगर आप देखोगे तो एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 इज इक्वल्स टू, अब इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लीजिए। जिसको नहीं पता ध्यान से सुन लीजिए, डायरेक्ट मत काट दीजिएगा। पहले हम इसको लिखेंगे 180 बाई 2, मतलब ये 2 जो 180 के नीचे भी जाएगा और माइनस करके एंगल ए के नीचे भी ये जाएगा, ये इस तरीके से, क्योंकि एलसीएम लोगे 2 और 2 का वापस ऐसा ही आ जाएगा। तो इसको हमने 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया, 180 बाई 2 माइनस एंगल ए बाई 2, ठीक। अब सॉल्व करिए, 2 1 जा और यहाँ पे आएगा 90, तो यहाँ से आ जाएगा एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 इज इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल ए बाई 2। तो एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 इज इक्वल्स टू 90 माइनस ए बाई 2। तो इसको लिख दीजिए, ये देखिए एंगल बी प्लस सी बाई 2 की जगह, इसकी जगह आप क्या लिखोगे, 90 माइनस ए बाई 2, है ना। क्या लिखोगे, 90 माइनस ए बाई 2। तो लिख दीजिए एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल ए बाई 2, ठीक। ये इस तरीके से। तो हमने एक रिजल्ट तो प्रूफ कर दिया। उसने हमसे क्या बोला था कि ट्रायंगल डी ई एफ के जो एंगल्स हैं, यानी कि एंगल डी के बारे में बात कर रहा था, ई के बारे में बात कर रहा था, एफ के बारे में बात कर रहा था, उनमें से एक एक वैल्यू कितनी आनी चाहिए, किसी की वैल्यू 90 माइनस हाफ ए आनी चाहिए। एंगल डी ई और एफ में से किसी एंगल की वैल्यू 90 माइनस हाफ ए आनी चाहिए, है ना। ये देखिए एंगल ए बाई 2 का मतलब ही हो गया हाफ ऑफ एंगल ए, ओके। किसी की वैल्यू 90 माइनस एंगल बी आनी चाहिए, सॉरी 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल बी आनी चाहिए, किसी की 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल सी आनी चाहिए। तो एक तो हमने निकाल के दिखा दिया, कौन सा, ये वाला, कि एंगल डी की जो वैल्यू है, एंगल डी की जो वैल्यू है वो हमने निकाल के दिखा दी। यहाँ पर कितनी आ रही है, 90 माइनस हाफ ऑफ ए। अब आइए हम लोग एंगल ई की वैल्यू निकालते हैं इसकी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं अपना रिजल्ट, नहीं तो हम लोग भूल जाएंगे कि हम क्या लेके आए। देखिए एंगल डी हमने लेके आ गए कितना, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, या एंगल ए बाई 2, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो हाफ ऑफ एंगल ए। अब देखिए नेक्स्ट, अब इसी अप्रोच को देखते हुए जैसे हमने यहां का नाम रखा था एंगल 1 एंड एंगल 2, अब देखिए एंगल ई को बनाने के लिए कौन कौन जिम्मेदार है। देखिए इसका नाम रखिए एंगल 3 और इतने का नाम रखिए आप एंगल 4, एंगल 3 एंड एंगल 4, ठीक है ना। ओके नाउ अब देखिए एक बार एंगल 3 निकालेंगे और एक बार एंगल 4 हम लोग निकालेंगे। आइए यहां पे इसको हमने कॉपी किया। देखिए सबसे पहले एंगल 3 के लिए, तो एंगल 3 को बनाने वाला अगर आप देखोगे तो एफ को बी से ज्वाइन किया, तो ये देखिए एक एंगल ये बना हमारे पास, और
एक एंगल हमारे पास ये बना। ठीक, अब देख लीजिए, दीज आर, भाई हमने एफ बी को ज्वाइन किया तो एंगल इन द सेम सेगमेंट्स, ये वाला मतलब एंगल 3 जो है और ये वाला जो एंगल है वो आपस में इक्वल है। तो ये तो एंगल 3 है, इज इक्वल्स टू, और ये कितना है, एंगल सी का हाफ, यानी कि ये इतना जो एंगल है ये हाफ ऑफ एंगल सी के इक्वल है। तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल सी। रीजन क्या है, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। ठीक, ये चीज है। अब बात करते हैं हम 4 के बारे में, क्योंकि 3 + 4 करेंगे तभी तो एंगल ई आएगा। हमने बी को डी से ज्वाइन किया, क्योंकि ये देखिए एंगल इन द सेम सेगमेंट्स के लिए इस बार अगर एंगल 4 को पकड़ोगे तो इस तरीके से और यहां से इस तरीके से। ठीक, अब ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, और ये एंगल हाफ ऑफ एंगल ए के इक्वल है। भाई ये पूरा एंगल ए था तो ये हाफ ऑफ एंगल ए के इक्वल है। ठीक, सो अगर आप देखेंगे तो एंगल 4 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए। ठीक, देखिए एंगल 4 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए, करेक्ट। एंगल 4 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए अगर आप देखोगे। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए। अब मैं इक्वेशन का नाम नहीं दे रहा हूं लेकिन आप ऐड करिए। एंगल 3 + एंगल 4 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, एंगल ए + सी डिवाइडेड बाई 2, जैसे अभी पीछे ऐड किया था, एंगल ए + एंगल सी डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा भाई, है ना। ठीक, अब सुनिए, अब एंगल ए + सी बाई 2 की जगह आप क्या रखोगे, इधर से आइए जरा, देखिए अब हमें एंगल ए + सी बाई 2 हमें निकालना है। ठीक, तो देखिए एंगल बी को आप इधर ही रखेंगे, सॉरी हमें एंगल ए + सी को इधर ही रखना है और एंगल बी को उधर भेज देना है। तो आएगा एंगल ए + एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल बी। अब डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड 2 से डिवाइड लगा दीजिए, तो इधर भी 2 से और इधर भी अगर आप 2 से डिवाइड लगाएंगे तो एंगल ए + एंगल सी बाई 2 की जो वैल्यू आएगी, अब इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करिए, 180/2 कितना हो जाएगा 90, और माइनस एंगल बी बाई 2। ठीक, तो बस ये हो गया। तो एंगल ए + एंगल सी बाई 2 की जगह 90 माइनस हाफ ऑफ, इसको आप क्या लिख सकते हो, 90 माइनस हाफ ऑफ बी, हाफ ऑफ एंगल बी। ठीक, तो अगर आप देखेंगे तो एंगल ए + सी बाई 2 की जगह 90 माइनस हाफ ऑफ बी। ठीक, देखिए ए + सी बाई 2 की जगह क्या लिखेंगे हम, 90 माइनस हाफ ऑफ बी। ओके, आइए तो एंगल 3 + 4 की जगह, एंगल 3 + 4 की जगह एंगल ई लिखेंगे, तो इसकी जगह हमने लिखा एंगल ई। 3 + 4 एंगल ई के इक्वल है, और इज इक्वल्स टू ए + सी बाई 2 किसके इक्वल है, ए + सी बाई 2 90 माइनस हाफ ऑफ बी के इक्वल है। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल बी के इक्वल। ठीक, तो हमने दूसरा रिजल्ट भी निकाल लिया, ये वाला 90 माइनस हाफ ऑफ बी किसके इक्वल है, एंगल ई के इक्वल है। नोट कर लेते हैं कहीं पर कि एंगल ई इज इक्वल्स टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल बी, ये इस तरीके से। अब बस हमें एंगल एफ की वैल्यू निकालनी, और वो कितनी आनी चाहिए, 90 माइनस हाफ ऑफ सी। तो अभी निकालते हैं भाई, चलिए बस हमें करते चले जाना है ना। हमें दो दो एंगल पकड़ने हैं, पहले 1 + 2 पकड़ना है, फिर 3 + 4 पकड़ना है, फिर एक बार और आप वीडियो देखेंगे इसको तब आपको समझ में आएगा मैं क्या कर रहा हूं। देखिए अब आइए, अब आप अगर ध्यान देंगे तो एंगल एफ को बनाने के लिए कौन कौन से एंगल जिम्मेदार हैं, तो इसका हमने नाम रख दिया एंगल 5 + एंगल 6। ये देखिए ये एंगल 5 हो गया, ठीक, ये वाला हो गया एंगल 5 और ये वाला हो गया एंगल 6 आप। ठीक, तो अब एक बार अगर हम देखेंगे यहां पर, इसको हमने कॉपी किया, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट अगर हम लगाने की कोशिश करेंगे तो देखिए यस, हमने इस डी को सी से ज्वाइन किया, तो ये जो एंगल 6 है और एंगल ये वाला जो है एंगल इन द सेम सेगमेंट। ठीक, ये देखिए ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, दीज टू आर एंगल इन द सेम सेगमेंट। ये तो 6 है और ये क्या है, हाफ ऑफ एंगल ए। ठीक, तो एंगल 6 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए। यहां से अगर आप देखोगे तो एंगल 6 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए। ठीक, अब 6 के साथ हमें 5 की वैल्यू भी निकालनी है, तो 5 के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 5 को अगर आप देखोगे तो कौन से सेगमेंट में बना है, इसके लिए आपको ई को सी से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये देखिए ये बना 5 हमारे पास, और एक ये एंगल हमारे पास बना। ठीक, ये देखिए एक ये वाला एंगल,
ठीक, और एक ये वाला एंगल, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है आपस में इक्वल होगा। ये एंगल 5 है और ये क्या है, ये बी का हाफ है, हाफ ऑफ बी है इतना एंगल। भाई ये पूरा बी था ना, तो ये बी का हाफ हो जाएगा इतना पिंक वाला एंगल ये, तो हाफ ऑफ एंगल बी है ये। तो एंगल 5 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ठीक, एंगल 5 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल बी, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ऐड करिए इक्वेशंस को, एंगल 6 प्लस 5 या एंगल 5 प्लस 6 लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में एंगल ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी बाई 2। अब 5 प्लस 6 की जगह आप क्या लिखोगे, 5 प्लस 6 की जगह एंगल एफ आप लिखोगे। तो एंगल एफ इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई 2 की वैल्यू निकालिए जरा, तो क्या आ जाएगा 90 माइनस सी बाई 2, यहां से निकाल लीजिए। ए प्लस बी बाई 2 आप कैसे निकालोगे, देखिए सी को हम लोग इधर भेज देंगे ये इस तरीके से, तो यहां से आएगा एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल सी, एंड इधर भी 2 से डिवाइड तो इधर भी 2 से डिवाइड, तो ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट करोगे 180 बाई 2 होगा 90, और माइनस सी बाई 2 का मतलब हो गया हाफ ऑफ एंगल सी। ठीक, हाफ ऑफ एंगल सी। तो ए प्लस बी बाई 2 की जगह आप क्या रखेंगे, ए प्लस बी बाई 2 की जगह 90 माइनस हाफ ऑफ सी। ओके, तो ध्यान से चेक करिए, ए प्लस बी बाई 2 की जगह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए प्लस बी बाई 2 की जगह हम लोग 90 माइनस हाफ ऑफ सी हम लोग रखेंगे। ठीक, तो इसकी जगह रखा हम लोग ने 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल सी, ये इस तरीके से। तो बस एक ये रिजल्ट आ गया हमारे पास, एंगल डी एंगल ई, और एक ये वाला रिजल्ट हमारे पास आ गया एंगल एफ इज इक्वल्स टू 90 माइनस हाफ ऑफ सी, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को करने से पहले ना आपको ये पता होना चाहिए कॉन्ग्रेंट सर्कल्स क्या होते हैं। देखिए कुछ फंडा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको। देखिए बच्चों, अगर 2 सर्कल्स हैं जिनके रेडियस इक्वल है, करेक्ट, ये देखिए एक सर्कल ये हमारे पास और सेम एक और ऐसा सर्कल है, मतलब दोनों की रेडियस हमारी सेम है ना, मतलब जितना रेडियस इसका है उतना ही रेडियस इसका है। तो दो सर्कल की अगर रेडियस सेम होती तो हम बोलते हैं कॉन्ग्रेंट सर्कल हैं दोनों। ठीक है, दोनों ट्रायंगल, दोनों सर्कल कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हैं। ओके, सो इफ रेडियाई, रेडियस का प्लूरल क्या होता है, रेडियाई, इफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर इक्वल, then they are called congruent circles। तो यहां पर आपके सामने मैंने क्या किया है, 2 सर्कल्स बना लिए हैं और एक जैसे कॉपी किया था आपके सामने मैंने, है ना, दोनों के रेडियस हमारे सेम है। ठीक, तो दोनों कॉन्ग्रेंट है। अब सुनिए बच्चों, देखिए होता क्या है, आपने एक बात पढ़ी होगी कभी ना कभी एक सर्कल में, कि अगर हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये देखिए ये सेंटर है। ठीक, तो आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि जो इक्वल आर्क्स होते हैं वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं, पढ़ा है आपने। एक मिनट, सेंटर पे क्या, कहीं पे भी, मतलब समझिए, ये देखिए, रुकिए मैं आपकी एनसीईआरटी में आपको लेके चलता हूँ। ये देखिए थोड़ी देर के लिए, अगर हमारे पास सर्कल वाली एक्सरसाइज है, रुक जाइए, यहाँ पर ओपन है तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये आपको पढ़ाया गया था, ये देखिए बच्चों, कॉन्ग्रेंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये आपने पढ़ा है, बताइए। कॉन्ग्रेंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये आपने पढ़ा है, बताइए। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, देखिए थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। देखिए बच्चों, अगर ये वाली जो आर्क है आपकी, ठीक, इस आर्क की लेंथ, मान लीजिए ये आर्क है हमारे पास कितनी, ए बी। ठीक, तो आर्क ए बी की लेंथ अगर हमारे पास इस सर्कल में आर्क सी डी के इक्वल है, समझिएगा जरा ध्यान से, सी डी चलिए हम कहीं और बना लेते हैं, यहां पे बना लेते हैं। ठीक, ये इस तरीके से, करेक्ट। अगर बच्चों आर्क ए बी और आर्क सी डी की लेंथ इक्वल है, मैं यहां लिख देता हूं, आर्क ए बी को हम कैसे लिखेंगे, ए बी के ऊपर आर्क लगाएंगे ऐसे करके, ठीक, इज इक्वल्स टू, और आर्क सी डी को हम लोग कैसे लिखेंगे, सी डी के ऊपर ऐसे आर्क लगाएंगे। तो अगर हमारे पास किसी भी सर्कल में 2 आर्क्स लेंथ इक्वल है तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाते हैं, हमें पता है। तो ये देखिए, हमने इसको सेंटर से इस तरीके से ज्वाइन किया, हमने इसको इस तरीके से सेंटर से ज्वाइन किया। ठीक, तो अगर आप देखेंगे तो ये दोनों एंगल हमारे पास इक्वल होगा, ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल जो हमारे पास इक्वल होगा, करेक्ट, ये चीज है। अब एक चीज दिखाऊं आपको, मान लीजिए इसकी वैल्यू है 2x डिग्री
और इसकी वैल्यू भी हमारे पास 2x डिग्री है, ठीक। या आइए थोड़ा अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं, नहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, ये देखिए बच्चों, समझिएगा जरा ध्यान से। देखिए, मान लीजिए 60 डिग्री है और ये भी आपका 60 डिग्री। अब आपको एक बात और पता थी कि सेंटर पे जितना एंगल बनता है ना, सर्कल के किसी और पॉइंट पे जस्ट उसका हाफ होता है। ये देखिए इस तरीके से, अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट M लेते हैं और अगर हम देखें तो यही आर्क यहाँ पे कितना एंगल बनाएगी, आर्क AB अगर सेंटर पे कितना बना रही है 60, तो यहाँ पे कितना एंगल बनाएगी 30। ये बात आपको पता है, बताइए जल्दी से। ये बात आपको पता है, सेंटर पे इसका डबल बनेगा ना, तो ये 60 है तो 30 हो जाएगा, ठीक। और इसी तरीके से अगर हम आर्क CD को देखते हैं तो ये भी यही काम करता है ना। अब इसको मैं आपको ऑरेंज कलर से दिखा देता हूं। ये देखिए, आर्क CD अगर सर्कल के किसी भी पॉइंट पे बनाएगा, ये इस तरीके से, ये देखिए सेंटर पे जितना बनाया है वो इसका डबल होगा, यानी कि ये वाला हाफ हो जाएगा आपका, ये एंगल आपका 30 होगा। तो ये तो आपने एक सर्कल में देखा, ये तो आपने एक सिंगल सर्कल में देखा कि 2 आर्क्स इक्वल थी तो सेंटर पे इक्वल एंगल बना रही थी, तो रेस्ट ऑफ द सर्कल पे, मतलब इस आर्क वाले पोर्शन को छोड़ के रेस्ट ऑफ द सर्कल पे जो एंगल बनेगा वो सेंटर वाले का हाफ हो जाएगा। इतने पोर्शन को छोड़ के रेस्ट ऑफ द सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे अगर ये वाली आर्क सेंटर पे 60 बना रही है, तो और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे कितना बनाएगी 30। तो ये तो से एक सर्कल में आपने 2 आर्क्स ली, दोनों की लेंथ सेम थी। एक सर्कल में आपने 2 आर्क्स ली, दोनों आर्क की लेंथ हमारे पास सेम थी, तो ऐसा होता था। अब ऐसा भी हो सकता है, ध्यान सुनिएगा, कि अगर 2 अलग अलग सर्कल हैं लेकिन कॉन्ग्रेंट होनी चाहिए, ठीक। जैसे कि ये दोनों सर्कल है हमारे पास, दोनों अगर कॉन्ग्रेंट हो जाएं, ध्यान सुनिएगा, दोनों सर्कल कैसे होने चाहिए, कॉन्ग्रेंट होने चाहिए, तब भी ये कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं, तब भी ये कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं। कैसे, देखिए ऐसे, मान लीजिए कि हमारे पास ये आर्क है कोई AB, ठीक, और ये आर्क है हमारे पास कोई लेट अस से CD। कंडीशन क्या है कि दोनों सर्कल हमारे कॉन्ग्रेंट होने चाहिए, ठीक है ना। ये देखिए, अब अलग अलग सर्कल हैं, 2 डिफरेंट सर्कल्स हैं, लेकिन इनके जो आर्क लेंथ है वो आपस में इक्वल है। AB आर्क लेंथ और CD आर्क लेंथ थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं, है ना, हमें लेंथ में इक्वल भी दिखना चाहिए ना भाई। आइए, ये इस तरीके से, ये आर्क लेंथ अगर आपके इक्वल हैं, ठीक है ना, तो ध्यान से चेक करिए यहां पर। देखिए, अगर इसने सेंटर पे कोई एंगल बनाया है और यहां से अगर सेंटर पे इस तरीके से कोई एंगल बनाए, तो जितना एंगल यहां बनेगा, अब जरूरी नहीं कि 60 बने, 60 तो मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, उतना ही एंगल यहां बनेगा। अब ये आर्क रेस्ट ऑफ द पोर्शन पे जो एंगल बना रही होगी, ये देखिए रेस्ट ऑफ द सर्कल पे, यहां पे वो 60 का हाफ हो जाएगा 30, और यहां पर भी यही होगा। अब रेस्ट ऑफ द सर्कल पे, मतलब इतने आर्क वाले पोर्शन को छोड़ के रेस्ट ऑफ द सर्कल पे ये आर्क जो एंगल सबसेंड करी होगी वो 60 का हाफ होगा। आप चाहे आप कहीं पे भी ले लीजिए इस तरीके से। बस अब यही कॉन्सेप्ट हमें अपने क्वेश्चन में लगाना है। आइए, क्या कह रहा है, कह रहा है 2 कॉन्ग्रेंट सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट A एंड B। ठीक है भाई, 2 कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हैं हमारे पास, एक ये रहा, ठीक, और ऐसा ही एक और सर्कल हम लोग ले लेते हैं। देखिए, एक ये और दूसरा ये, दोनों हमारे पास कॉन्ग्रेंट सर्कल हैं, मतलब दोनों के रेडियस सेम है, इसलिए दोनों सर्कल का जो साइज है, जो रेडियस है, मैंने सेम लिया। अब उसने बोला कि 2 कॉन्ग्रेंट सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट A एंड B, मतलब इसको लाइए ये वाले सर्कल को और इंटरसेक्ट करा दीजिए ऐसे करके। इंटरसेक्ट कहां पे करते हैं ये दोनों, A और B पे, तो ये वाला पॉइंट हो गया A, इंटरसेक्ट मतलब कट करते हैं एक दूसरे को, पॉइंट A, और ये वाला हो गया पॉइंट B, ठीक, ओके। नाउ अब उसने हमसे बोला है थ्रू A एनी लाइन सेगमेंट PAQ इज ड्रॉन सो दैट, अब देखिए जरा यहां पे आप समझिए, उसने हमसे बोला है थ्रू एनी पॉइंट A, ये जो पॉइंट A है, ठीक है भाई, A या B से कहीं से भी, बट उन्होंने A से बोला है तो हम A से ड्रॉ करेंगे। क्या, अलाइन सेगमेंट PAQ हम ड्रॉ करेंगे सच दैट PQ लाई ऑन 2 सर्कल्स, मतलब P फर्स्ट, अब देखो वो ऐसा कहना चाहता है, मैं आपको दिखाई देता हूं फिर बात करता हूं, रुक जाओ। वो कह रहा है A से अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट इस तरीके से पास होता है थ्रू A एनी लाइन सेगमेंट PAQ, और इसका नाम क्या है PAQ, ये PA और Q दिखा, PAQ आपका पास हुआ, बस यही तो बोल रहा है वो। कह रहा है थ्रू A एनी लाइन सेगमेंट PAQ इज ड्रॉन सो दैट PQ लाई ऑन द 2 सर्कल, मतलब P ये वाले सर्कल पे लाई करता है और Q ये वाले सर्कल पे लाई करता है। प्रूव दैट BP इज इक्वल टू BQ, हमें प्रूव करना है कि BP का जो लेंथ है, ये देखिए ये BP का जो लेंथ है, ठीक, और BQ का जो लेंथ है, ये आपस में इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। BP इज इक्वल टू BQ, ठीक। टू प्रूव या प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमें बताइए,
बीपी इज इक्वल्स टू BQ। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बीपी इज इक्वल्स टू BQ, ये हमें प्रूफ करना है, करेक्ट। अच्छा, अब देखिए बच्चों, यस, दोनों सर्कल्स हमारे कैसे थे, कॉन्ग्रेंट थे, ठीक, दोनों सर्कल्स हमारे पास कैसे थे, कॉन्ग्रेंट सर्कल थे। ओके, समझिएगा जरा ध्यान से यहां पर देखिए। सो यस, तो ये बताइए कि देखिए हमने एक कॉर्ड ड्रॉ करी इस तरीके से AB। अब ये AB जो कॉर्ड है, ये इस सर्कल की भी कॉर्ड है, इस सर्कल की भी कॉर्ड है, तो AB कॉमन कॉर्ड है। AB हमारे पास क्या है, AB इज कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड। अब ध्यान से जरा समझिए, देखिए बच्चों आपको मैं बता दूं एक और कॉन्सेप्ट यहीं पर, यहाँ ये दो सर्कल्स में, दो अलग अलग सर्कल अगर आपके पास कॉन्ग्रेंट है, अगर दो अलग अलग सर्कल कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा और इसको फील करिएगा इस क्वेश्चन को। मान लीजिए ये वाली कॉर्ड है आपकी 6 सेंटीमीटर की, ये वाली, ठीक, शर्त क्या है, दोनों सर्कल्स हमारे पास कॉन्ग्रेंट होने चाहिए, ठीक, और ये वाली कॉर्ड भी हमारे पास 6 है। तो अगर कॉर्ड की लेंथ इक्वल है ना, मान लीजिए इस कॉर्ड का नाम है कुछ ना कुछ रख दीजिए भाई PQ, अगर कॉर्ड की लेंथ इक्वल है, मान लो ये भी आपका 6 सेंटीमीटर और ये भी आपका 6, तो कॉर्ड अगर इक्वल है, सुन लो ध्यान से, दो कॉन्ग्रेंट सर्कल में कॉर्ड अगर इक्वल होते हैं ना, तो उसकी करस्पॉन्डिंग आर्क का लेंथ इक्वल होता है, ये ध्यान रखिए। मतलब कहने का मतलब ये कि ये वाली जो आर्क की लेंथ है, ये वाली जो आर्क की लेंथ है और ये वाली जो आर्क की लेंथ है वो आपस में इक्वल हो जाएगी। समझिएगा भाई पूरी कहानी, आर्क AB की लेंथ और आर्क PQ की लेंथ हमारे पास इक्वल हो जाएगी, ठीक। अब आइए, अभी तो ये दोनों सर्कल अलग अलग थे, अब एक सर्कल में भी ऐसा हो सकता है, एक सिंगल सर्कल में भी ऐसा हो सकता है। ये देखिए इस तरीके से, अगर ये वाली कॉर्ड और ये वाली कॉर्ड इक्वल है ना लेंथ में, तो ये वाली आर्क और ये वाली आर्क की लेंथ भी इक्वल होगी। तो एक ही सर्कल में ऐसा हो सकता है कि कॉर्ड अगर इक्वल है तो आर्क लेंथ इक्वल होगी, और दो कॉन्ग्रेंट सर्कल कॉन्ग्रेंट होने चाहिए, ऐसा नहीं कि इसका रेडियस अलग है उसका रेडियस अलग है, ना ना ना, अगर दोनों कॉन्ग्रेंट है और कॉर्ड अगर लेंथ अगर इक्वल हो गई तो दोनों के आर्क लेंथ भी इक्वल हो जाएंगे। अब आइए यहां पर, ये देखिए, ये बताइए कि अगर हम ये वाले सर्कल को देखें, ये वाले सर्कल को देखें, तब भी उसके लिए भी कॉर्ड AB है, ठीक, और ये वाले सर्कल को देखें तो उसके लिए भी हमारे पास कॉर्ड AB ही तो है। कौन कौन समझ पाया जल्दी से बताइए, फिर से देखिए जरा, अगर हम ये वाले सर्कल को देखें तो उसके लिए भी भाई, और दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट है ध्यान रखना, उसके लिए भी ये कॉर्ड AB है, ठीक, और इस सर्कल को देखें तो इसके लिए भी कॉर्ड AB, मतलब AB कॉर्ड कॉमन है। तो आप क्या बोल सकते हो बताओ कि इस सर्कल के लिए, भाई अब देखो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, AB कॉर्ड कॉमन है, कॉमन कॉर्ड है, तो इसका मतलब क्या है कि कॉर्ड AB की जो लेंथ है वो कॉर्ड AB के इक्वल है। मतलब ये वाले सर्कल में जो कॉर्ड AB थी और ये वाले सर्कल में जो कॉर्ड AB थी, दोनों की लेंथ आपस में इक्वल है, क्योंकि भाई AB तो आपको आंखों से दिखाई पड़ा, वो तो दोनों के लिए कॉमन है ना, ठीक है। तो कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल इज इक्वल टू कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल, और वो कॉमन कॉर्ड थी इसलिए लेंथ इक्वल है, और दोनों सर्कल आपके कॉन्ग्रेंट है। इसका मतलब ये है कि जो कॉर्ड की करस्पॉन्डिंग आर्क है वो आपस में इक्वल हो जाएंगी। मतलब ये वाली जो आर्क है भाई, इस सर्कल के लिए देखोगे, ये देखो, इस सर्कल के लिए देखोगे अगर आप, तो ये कॉर्ड हो गई और ये उसकी आर्क हो गई, देखा, ये उसकी आर्क हो गई ये वाली, ठीक। और अगर आप इस सर्कल को देखोगे, ये वाले को अगर आप देखोगे, ठीक, तो ये आपकी कॉर्ड हो गई और ये आपकी आर्क हो गई। तो यानी कि बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि यहां से अगर आप देखेंगे तो आपका ये वाला जो आर्क लेंथ है, ये देखिए, और ये वाला जो आर्क लेंथ है ये आपस में इक्वल होगा। बताइए कौन कौन डाइजेस्ट कर सकता है, आर्क लेंथ ऑफ AB इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ ऑफ AB। मतलब इस सर्कल के लिए ये जो आर्क है AB और इस सर्कल के लिए ये जो आर्क है AB, ये आपस में इक्वल होंगी, ठीक। अब अगर आर्क इक्वल होंगी तो आप मुझे ये बताइए जरा, अभी इस सर्कल को मत देखो थोड़ी देर के लिए, रुक जाओ, इस सर्कल को मत देखो थोड़ी देर के लिए, आप बस इसको देखो, ठीक। तो आर्क ने यहां जो एंगल सबटेंड किया है, ये देखिए अभी पढ़ाया था आपको यहां पर कि दो अलग अलग सर्कल है ना, तो आर्क लेंथ अगर सेम है, ये देखिए आर्क लेंथ अगर सेम है तो ये यहां पर आपका सेम एंगल सर्कल के किसी भी पॉइंट पे सबटेंड करेंगे, ठीक। तो देखिए जरा ध्यान से, ये वाली जो आर्क है इस सर्कल के लिए, देखिए ये वाली जो आर्क है, ठीक, इसने यहां जो एंगल बनाया है दिख रहा है, ठीक,
मतलब ये वाली जो आर्क है, इसने यहां पे जो एंगल बनाया वो है एंगल ए क्यू बी। आर्क ए बी, कौन सी आर्क को देख रहे हैं हम? ये वाली आर्क को देख रहे हैं। तो इसने बनाया है एंगल ए क्यू बी इज इक्वल्स टू, अब देखिए, अब आप इस वाले सर्कल को देखिए, अब आप इसको मत देखिए, इतने सर्कल को मत देखिए, अब आप इस सर्कल को देखिए। तो इस सर्कल को अगर आप देखोगे तो ये जो आर्क है आपकी ए बी, जिसको हमने यहां दिखाया है, ये देखिए ये जो आर्क ए बी है, ठीक है, ये इस सर्कल के ये वाले पॉइंट पे भी उतना ही एंगल बनाएगी, क्योंकि दोनों का भाई इस आर्क का और इस आर्क का लेंथ इक्वल था और दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल की आर्क्स थी, है ना। इसलिए आपका ये वाला जो एंगल है इसका नाम हो गया आपका क्या? एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी। तो ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका इक्वल होगा। बताइए हुआ? और अब हमें पता है, नहीं पता है जिनको तो सुन लीजिए, अगर हमारे पास किसी भी ट्राइंगल में, कोई भी ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक, अगर हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है कुछ इस तरीके का, ये देखिए, ठीक है, मान लीजिए इसका नाम है हमारे पास पी बी क्यू। इस ट्राइंगल में अगर हमारा ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ठीक, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए क्वालिफाई करेगा। ये देखिए अगर हमारा ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया तो भाई इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट वाली साइड्स भी इक्वल होंगी, यानी कि जो BQ का लेंथ होगा और PB का लेंथ होगा वो आपस में इक्वल होगा। तो यही तो है, बस कुछ नहीं करना, आपको इसको रोटेट कर देना है, इस डायग्राम को ये ऐसे घुमा दीजिए ट्राइंगल को। अब बताइए ये ऐसा ही तो दिख रहा है? अरे भाई एक सेकेंड आ जाओ, गड़बड़ हो गया, रुक जाओ। अब देखिए जरा, ऐसा ही तो कुछ हमारे पास हो रहा है ना, ऐसा ही तो कुछ हमारे पास हो रहा है। देखिए जरा ट्राइंगल PQB में अगर आप देखोगे P और Q इधर उधर हो गए वो अलग बात है, लेकिन ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल है तो इसके ऑपोजिट वाली ये जो साइड है BP और इस एंगल के ऑपोजिट वाली जो साइड है वो BQ, मींस साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, है ना। तो अभी हमने क्या दिखा दिया? हमने ट्राइंगल, देखिए जरा, इन ट्राइंगल BPQ में, ये वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल BPQ अभी अभी हमने आपको दिखाया कि भाई ये वाला एंगल यानी कि एंगल AQB का नाम एक और हो सकता है ना भाई, आप इसको देखो एंगल AQB बोलो और चाहे आप इसको एंगल PQB बोलो, AQB का नाम एंगल PQB भी तो हो सकता है, तो उसका नाम एंगल PQB भी तो हो सकता है, इज इक्वल्स टू एंगल APB। एंगल APB बोलिए या एंगल QP, या देखो APB बोलो या BPQ बोलो, तो इसको आप एंगल APB को BPQ भी बोल सकते हो, तो इसको हमने बोला एंगल BPQ। अब आप देखिए ये दोनों एंगल आपने इक्वल दिखा दिए, कौन कौन से ट्राइंगल में? ये वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल BPQ में आपने क्या दिखा दिया? ये वाला एंगल यानी कि एंगल BPQ, ये देखिए एंगल BPQ इज इक्वल टू एंगल PQB, एंगल BPQ इज इक्वल्स टू एंगल PQB बोलो या BQP बोलो, बात आपकी सेम है, इज इक्वल्स टू एंगल PQB। ठीक, तो ये दोनों एंगल अगर इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट वाली साइड्स भी तो इक्वल होंगी। इसके ऑपोजिट हो गई साइड कौन सी? ये देखिए ये एंगल कौन सा था? PQB के ऑपोजिट हो गई कौन सी? PB या BP। और इस एंगल BPQ के ऑपोजिट वाला साइड हमारे पास कौन सा हो गया? BQ। तो ये लीजिए BQ इज इक्वल्स टू BP, और यही हमें लेके आना था, BQ इज इक्वल्स टू BP। और रीजन क्या है? साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, उसने हमसे बोला है इन एनी ट्राइंगल ABC इफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल BC इंटरसेक्ट्स प्रूव दैट दे इंटरसेक्ट ऑन द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल ABC। समझिए जरा, आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, क्वेश्चन नंबर 9 में, कि कोई भी ट्राइंगल है दुनिया का तो उसका एक सर्कम सर्कल जरूर होगा। मतलब अगर ये ट्राइंगल ABC है इस तरीके से, तो वर्टेक्स A, वर्टेक्स C और वर्टेक्स B से पास करने वाला एक सर्कल आपके पास जरूर होगा। ठीक, अब उसने बोला इन एनी ट्राइंगल ABC इफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, इफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। समझिए जरा ध्यान से, अब आइए पहले अच्छे से इसको बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्राइंगल था ABC कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास एक ट्राइंगल था, ट्राइंगल ABC, और इसका सर्कम सर्कल आप लोग को दिखाई पड़ रहा है। ठीक, ये हो गया आपके पास
पॉइंट ए या वर्टेक्स ए, ये हो गया वर्टेक्स बी और ये हो गया वर्टेक्स सी। तो ट्राइंगल एबीसी ये रहा और इसका सर्कम सर्कल आपको दिखाई पड़ रहा है। ओके, अब उसने बोला इफ एनी ट्राइंगल एबीसी इफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, है ना, एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर। तो भाई ये एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर जरा बनाइए, ठीक, ध्यान से समझिएगा जरा। ये जो व्हाइट कलर से मैं बना रहा हूं ये इस तरीके से, इसका नाम हमने रखा सपोज पॉइंट ई, ठीक। तो ए ई इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ध्यान सुनिएगा, ए ई इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक। इस एंगल को 2 इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड करेगा ही, मतलब ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है आपस में इक्वल होगा। इतना पोर्शन देखो, ये जो एंगल है यानी कि एंगल बी ए ई इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल, है ना, यानी कि एंगल सी ए ई, ये हो जाएगा एंगल बी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल सी ए ई। अब सुनिए, क्या आपने ये थ्योरम पढ़ी है कि इक्वल कॉट सबटेंड इक्वल एंगल, ये बात आपने पढ़ी है? ये देखिए इधर आइए, अगर हमारे पास किसी सर्कल में इस तरीके से 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं, मान लीजिए ये ए बी और सी डी की लेंथ इक्वल है। ध्यान सुनिए, कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी की लेंथ हमारे पास इक्वल है, मतलब ये वाली लेंथ कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी की लेंथ हमारे पास अगर इक्वल है, ठीक, तो इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल इन द, है ना, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल, ये आपने पढ़ा होगा। मतलब अगर कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी है, तो अगर हम मान लो एक पॉइंट यहां लेते हैं कहीं पर और एक पॉइंट यहां अगर हम कहीं पे लेते हैं, ठीक, तो हम क्या देखते हैं कि ये कॉर्ड यहां पे जो एंगल बना रही है और ये कॉर्ड यहां पे जो एंगल बना रही है, ये एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। ये आपने पढ़ा है, बताइए, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल। और इसी का कन्वर्स भी ट्रू है क्या, कि अगर आपको यहां एंगल इक्वल बनते हुए दिखाई पड़े तो इनके जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। अगर ये एंगल इसके इक्वल हो गया तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आपस में इक्वल होंगे। तो यही तो हो रहा है यहाँ पर। यहाँ देखिए जरा भाई, अगर हम बी को ई से ज्वाइन करें, ये देखिए, अगर हम बी को ई से, तो एक कॉर्ड हमें बीई दिखाई पड़ा और सी को ई से अगर हम ज्वाइन करें तो कॉर्ड सीई हमें दिखाई पड़ रहा। अब उन्होंने हमें बोला है क्वेश्चन में कि भाई देखिए ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो इस एंगल को बनाने के लिए ये वाला कॉर्ड जिम्मेदार है और इस एंगल को बनाने के लिए ये वाला कॉर्ड जिम्मेदार है, ये इस तरीके से। यानी कि अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, अब बच्चे पुराने वाले डायग्राम से कंफ्यूज मत हो भाई, कॉर्ड आपके इस तरीके से दूर दूर भी हो सकते हैं और कॉर्ड आपके इस तरीके से पास पास भी हो सकते हैं। बस एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड अगर इक्वल है तो कॉर्ड्स भी आपके इक्वल होंगे, करेक्ट। इसका मतलब क्या है, यहां पर देखिए, अगर ये एंगल इक्वल है आपके, ठीक, ये देखिए ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल है तो हमारे पास बीई का जो लेंथ है और सीई का जो लेंथ है, ये कॉर्ड्स भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक। तो देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये एंगल इक्वल है, सो कॉर्ड बीई का जो लेंथ है वो कॉर्ड सीई के लेंथ के इक्वल होगा। तो ये लेंथ इक्वल हो गए, ये वाले इसके इक्वल हो गए, इतना आप ध्यान रखिएगा। अब आइए, अब क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। उसने हमसे बोला इन एनी ट्रायंगल एबीसी इफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, वहां से हमें पता चला कि कॉर्ड बीई कॉर्ड ईसी का लेंथ आपस में इक्वल हो गया, ठीक है। अब सुनिए, कह रहा है इफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, अब आगे बोला जो उसने खास बात, कह रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी इंटरसेक्ट, मतलब ये जो बीसी है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, जिसको नहीं पता सुन लीजिए ध्यान से। हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है इस तरीके से, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम होता है कि ये देखिए, ये यहां पे 90 भी बनाता है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, बीसी का, इस तरीके से। भाई बीसी आपका ऐसा है ना, तो अभी हम बनाएंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, रुक जाइए। ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो उसका काम क्या होता है कि यहां पर ये बीसी को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए और 90 बनाते हुए निकलता है, मतलब ये एंगल 90 भी होगा और एम जो है बीसी का मिड पॉइंट भी होगा। तो ध्यान सुनिए मेरी बात, हम एक काम करते हैं, हम अभी के लिए क्या करते हैं भाई, उसने हमसे क्या कहा, उसने हमसे कहा, देखो पहले आप क्वेश्चन समझ लो। उसने हमसे कहा कि अगर आप बीसी का, अगर आप क्या करो, एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करो, तो हमने ड्रॉ कर दिया एई, और आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी ड्रॉ करो। तो ध्यान सुनिएगा, अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी ड्रॉ करते हैं ये इस तरीके से, ये देखिए ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, है ना, एम क्या है, बीसी का मिड पॉइंट है। तो उसने हमसे ये बोला है कि जो बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा और जो ए का एंगल ए का जो बाइसेक्टर होगा वो सर्कल पे मीट करते हैं। पढ़ लीजिए ध्यान से, उसने कहा प्रूव दैट दे इंटरसेक्ट ऑन द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी, मतलब ये जो एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर है एई, और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने बनाया है, मान लीजिए इसको हम बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए अभी
लाइन एल, तो लाइन एल और जो एई है वो सर्कल पे कहीं पे मीट करने चाहिए, लेटस से पॉइंट ए पे मीट करते हैं। मतलब वो ये कहना चाहता है, सवाल समझिए जरा, वो ये कहना चाहता है कि अगर हम एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करें, एंगल बाइसेक्टर और बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो मिस नहीं होना चाहिए वो, मतलब ऐसा नहीं निकलना चाहिए कि आप समझिएगा जरा ध्यान से। यहां पर इसी क्वेश्चन को हम एक बार कॉपी कर लेते हैं, पहले तो क्वेश्चन समझ लो। देखो वो ये कहना चाहता है, ध्यान समझिएगा, इधर आइए, वो ये कहना चाहता है कि कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, समझिएगा जरा ध्यान से, कि आपने क्या किया, एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, समझिएगा, आपने एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया और बीसी का जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, मान लीजिए कोई कह रहा है कि बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये रहा, तो वो ये कह रहा है मिस नहीं होना चाहिए ये भाई बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये गया, ये और एई मिस नहीं होना चाहिए, वो दोनों यहां पे मीट कर जाना चाहिए सर्कल की बाउंड्री पे, पॉइंट ई पे, मतलब डायग्राम आपका ऐसा आना चाहिए, प्रूफ करो। अरे भाई अब सुनो, बच्चे बोलेंगे सर हमने बना तो दिया, प्रूफ तो हो गया। जी नहीं, ये तो आपने डायग्राम बना के बस दिखाया है कि हमें ऐसा कुछ लेके आना है। प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे वो समझिए जरा। हमें प्रूफ, हमारा टारगेट क्या है, ध्यान सुनिए। प्रूफ दैट देखिए एंगल ए का बाइसेक्टर कौन है, एई, ठीक, तो एई के बारे में बात करेंगे हम लोग। प्रूफ दैट कि एई एंड, ध्यान सुनिए, बीसी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है लाइन एल, ठीक, एंड लाइन एल जो है, ठीक, वो कहां पे मीट करते हैं, वो कहां पे मीट करते हैं, वो मीट करते हैं ई पर। दे मीट्स, लाइन एल मीट्स एट पॉइंट ई ऑन द सर्कल, ये सर्कल पे पॉइंट ए पे मीट करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जरा यहां पर ध्यान से, यहां पर देखिए, यहां पर अब बच्चे बोलेंगे दिख तो रहा है, आपके देखने से कुछ नहीं होता। अब मेरी बात ध्यान सुनो, उसको प्रूफ कैसे करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे, अभी हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ ये परपेंडिकुलर बाई ये परपेंडिकुलर है, ना 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 ना, अभी हम नहीं मानेंगे कि ये 90 डिग्री है, अभी हम नहीं, अच्छा ये 90 डिग्री अभी हमने नहीं माना, हम इसको प्रूफ करेंगे। हम ये अज्यूम करते हुए चलेंगे, ध्यान सुनिए, हम ये अज्यूम करते चलेंगे कि डायग्राम अगर ऐसा है कि लाइन एल और एई यहाँ ई पे मीट कर रहे हैं, तो अभी ओनली हमने ये अज्यूम किया, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। हमारा अजम्पशन क्या है यहाँ पर, देखिए हमारा, हमने अज्यूम क्या किया, हमने अभी ये केवल इतना अज्यूम किया, ध्यान सुनिएगा, कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ध्यान सुनिएगा, हमने अभी इसको एंगल 90 नहीं दिखाया, अगर हमने इसको एंगल 90 दिखा दिया तो ये भी एंगल 90, ये भी एंगल 90, ये चारों आपके 90 90 लीनियर पेयर से हो जाएंगे, है ना। सुनिए, अभी हमने इसको 90 नहीं दिखाया, हम बस ये कह रहे हैं, हमारा जो अजम्पशन है हम ये मान के चल रहे हैं कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। हमने कहा भाई चलो हम एक बात मानते हैं कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC का मिड पॉइंट हम मानते हुए हमने अगर एक लाइन ड्रॉ करी और हमने डायग्राम में ये दिखा दिया कि वो E से पास होता है, और सुनिए अगर ऐसा मानते हुए बाय दिस अजम्पशन, by assuming this, ऐसा फिगर बनाए और ऐसा हम अज्यूम कर लें कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। इसको अज्यूम करते हुए if we are able to prove that to, या हम सिंपली, हाँ, if we are able to prove that, हम ये प्रूफ करने में कामयाब हो जाएं कि ये एंगल हमारा 90, तो मान लिया जाएगा कि लाइन L BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और वो AE को पॉइंट E पे मीट करता है। कुछ लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला। भाई हमने शुरू में थोड़ी ना बोला कि लाइन L BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हम तो शुरू में बोला कि बस जो लाइन L है वो BC का बाइसेक्टर है 90, परपेंडिकुलर का मतलब 90 90 तो हमने माना ही नहीं। तो हम अगर क्या करें, एक फिगर बनाएं और M को BC का मिड पॉइंट मानते हुए अगर हम ये एंगल 90 प्रूफ कर दें तो बात बन जाएगी, ठीक। तो ये मान लिया जाएगा कि हाँ आपका फिगर सही है और लाइन L BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और AE एंगल A का बाइसेक्टर था, तो दोनों कहां मीट कर रहे हैं, E पे, प्रूफ हो जाएगा। और E कहां E कहां लाई कर रहा है, सर्कल की बाउंड्री पे, तो ये हो गया। तो अब आपका टारगेट क्या हो गया, किसी भी तरीके से, अब आपका टारगेट क्या हो गया, किसी भी तरीके से आप ये एंगल 90 लेके आइए, ठीक। मतलब एंगल, अब इसका नाम रख लो भाई, मान लो ये वाला पॉइंट N है, ठीक। तो किसी तरीके से ये वाला एंगल, मतलब एंगल NMC को 90 लेके आइए। तो किसी भी तरीके से आप एंगल NMC को आप 90 लेके आइए किसी भी तरीके से, ठीक। तो इसके लिए हम एक काम करेंगे, ध्यान से समझिए। अभी अभी तो हमने आपके सामने एक चीज दिखाई थी, अगर आपको याद हो, देखिए बच्चों, हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेट करने जा रहे हैं। कौन कौन सा ट्राइंगल, BME ये वाला ट्राइंगल, ये BME ये वाला ट्राइंगल,
और दूसरा ट्राइंगल हो गया CME यानी कि ये वाला ट्राइंगल। सो इन ट्राइंगल, ध्यान से चेक करिएगा जरा, ट्राइंगल BME एंड ट्राइंगल CME। अब जिसको कॉन्ग्रेंसी नहीं पता होगी तो वो परेशान हो जाएगा। देखिए ट्राइंगल BME और ट्राइंगल CME, इन दोनों ट्राइंगल में अगर आप जाएंगे तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, इसमें अभी अभी हमने प्रूफ किया था कि BE का लेंथ CE के इक्वल है आपके सामने। ये देखिए BE इज इक्वल टू CE, अभी अभी कॉर्ड्स इक्वल किए थे हमने, ठीक। तो BE का जो लेंथ है वो CE के इक्वल है, पहली बात। उसके बाद अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC था, ये आपका अजम्पशन था। अज्यूम क्या किया था, M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। इसका मतलब क्या है कि BM का लेंथ और CM का लेंथ आपस में इक्वल है। भाई BM और CM आपस में इक्वल हो जाएंगे ना, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली लेंथ CM और BM आपस में इक्वल है, तो CM और BM आपस में इक्वल है, CM ये BM और CM आपस में इक्वल है, और ये जो साइड है आपकी ये वाली EM दोनों में कॉमन है। सो EM इज इक्वल्स टू EM, ये दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉमन है। तो देखो ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, फिर BM इज इक्वल्स टू CM हो गया और EM दोनों में कॉमन है। तो ये दोनों ट्राइंगल आपके यानी कि ट्राइंगल BME और CME आपके क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, साइड 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 कॉन्ग्रेंसी से, ठीक। सो दीज टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल BME इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CME, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए, कैसे, बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंसी से। और जैसे ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो CPCT लगा दीजिए। तो बाय CPCT अगर आप जाएंगे तो देखिए बच्चों, ये जो एंगल आपको दिखाई पड़ रहा है ये वाला और ये वाला जो एंगल, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, दिखा आपको, बताइए, आराम से देखिएगा। एंगल BME ये वाला और एंगल CME ये वाला आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल BME यहां से भी आप देख सकते हो, एंगल BME इज इक्वल्स टू एंगल CME इज इक्वल्स टू एंगल CME, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक। अब ये दोनों अगर इक्वल हो गए तो लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, ये तो 90-90 तो होंगे, दोनों इक्वल हैं। और ये टोटल एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180, तो 90-90 तो होंगे। फिर भी आप दिखा दीजिए करके एक बार। देखिए यहां से अगर आप देखोगे तो हमने क्या किया, दोनों एंगल्स का सम किया, यानी कि एंगल BME प्लस CME, एंगल BME और प्लस एंगल CME, ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये देखिए BME और प्लस CME इज इक्वल्स टू 180, है ना। अब हम क्या करेंगे, हम एंगल CME की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, BME की जगह आप क्या रखोगे, BME की जगह एंगल CME रखिए। तो BME की जगह आपने रखा एंगल CME और प्लस ये वाला एंगल CME इज इक्वल्स टू 180। अब अगर आप देखोगे तो एंगल CME प्लस एंगल CME, तो 2 टाइम्स एंगल CME इज इक्वल्स टू 180, ठीक। तो ये 2 जाके उधर डिवाइड करेगा यहाँ पर, तो एंगल CME कितना आ गया, एंगल CME अगर आप देखोगे तो कितना आ गया, 180 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा तो 90, तो एंगल CME कितना आ गया, 90। तो CME कितना है, ये, तो लीनियर पेयर से ये एंगल भी आपका 90 हो गया, यानी कि एंगल NMC, भाई ये स्ट्रेट लाइन है ना, L आपकी स्ट्रेट लाइन है ना, तो हमने एंगल CME 90 दिखाया, CME यानी कि ये वाला 90 दिखाया, तो लीनियर पेयर से ये भी 90 आ गया, यानी कि लाइन L इज परपेंडिकुलर टू BC भी हमने दिखा दिया, यानी कि एंगल NMC हमने 90 दिखा दिया। ये देखिए यही हमारा टारगेट था, ठीक। तो अब ये मान लिया जाएगा हेंस प्रूफ्ड, बस जो बताया था वो आपका प्रूफ हो गया, ठीक। तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जाइए।